पेरियार, जिनका नाम सुनते ही धर्म के ठेकेदारों के कान खड़े हो जाते हैं, सीना जलने लगता है, वो बौखला जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है पेरियार के बारे में? ऐसा क्या थे पेरियार जिसके कारण धर्म के ठेकेदारों को खुजली होने लगती है उनके नाम से? पेरियार को दक्षिण एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। पेरियार को दक्षिण भारत का अंबेडकर भी कहा जाता है। इतनी सारी उपलब्धियां, इतनी सारी उपाधियां पेरियार को मिली कैसे? पेरियार कैसे दक्षिण की राजनीति का एक ध्रुवीय केंद्र बन गए? आज कोई भी दक्षिण भारत की पार्टी पेरियार को इग्नोर नहीं कर सकती। पेरियार के बारे में कभी कुछ अनाप शनाप या कुछ भी बोलने कहने से हजार बार सोचती है। आखिर क्या है ऐसा पेरियार के बारे में? आखिर क्यों पेरियार ब्राह्मणवाद के विरोधी थे? आखिर क्यों पेरियार धर्म के विरोधी थे? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पेरियार सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं, सभी संगठित धर्मों के विरोधी थे। इसके बारे में पूरी कहानी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर्क अशोक यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेरियार का पूरा नाम। पेरियार का पूरा नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार की उपाधि दी गई थी। दक्षिण भारत में पेरियार का मतलब आदरणीय या बड़ा होता है। 17 सितंबर 1879 को पेरियार का मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाला इडोर नगरपालिका, जो कि कोलंबटूर जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान में यह तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर उनका जन्म हुआ था एक नायकर परिवार में। नायकर मतलब ग्वाले या गडरिया। पेरियार का जो परिवार था वह वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक रखता था। बहुत ही भक्ति भाव और भजन करने वाला उनका परिवार था, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार था। पेरियार भी बचपन में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पेरियार नास्तिक हो गए? आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, पेरियार बचपन से ही बहुत तार्किक स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कोई भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते जब तक उसमें तर्क वितर्क न करे। वो बहुत, उनके घर में जितने भी कर्मकांड होते थे उसमें जो ब्राह्मण आते थे उसमें वो तर्क करते थे कि ये कर्मकांड पर वो तर्क करते थे। ये तर्क उनके पिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि उनके पिता बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे और पंडितों पर सवाल उठाना उनको पसंद नहीं आता था पेरियार का। ऐसे में पेरियार के पिता ने पेरियार की मात्र 19 वर्ष की आयु में नागा माई के साथ शादी कर देते हैं। अपने पिता के व्यापार में वो संलग्न हो जाते हैं और अपने पारिवारिक जीवन जीने लगते हैं। गाड़ी मतलब उनकी पूरी तरह से गृहस्थी वाली हो जाती है। नागामाई और पेरियार की एक बेटी थी जो सिर्फ 5 महीने ही जीवित रहती है और कुछ कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। 1933 में पेरियार की पत्नी नागामाई की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में पेरियार बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। पेरियार एक व्यापारिक परिवार से थे। इससे आप तो समझ ही गए होंगे कि वो धनिष्ठ भी रहे होंगे, ठीक है। 1933 में जब पेरियार की पहली पत्नी की मृत्यु होती है तो पेरियार यानी कि रामास्वामी 1948 में दूसरी शादी करते हैं मणि अम्बाई से। मणि अम्बाई आगे चल के पेरियार की विरासत को संभालती हैं। वैसे उनकी दूसरी शादी करने पर काफी विवाद होता है। लोग अलग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जो मणि अम्बाई थी और पेरियार थे, इन दोनों की एज डिफरेंस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एज डिफरेंट था। इस बारे में बहुत सारे चिंतक और विचारक डिफरेंट बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन बात हम उनकी शादी पे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पेरियार का चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम इस वीडियो में मेन टॉपिक कवर करेंगे। 24 दिसंबर 1973 को पेरियार की मृत्यु होने के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी है मणि अम्बाई, उनके सामाजिक कार्य और न्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। चलो अब जानते हैं पेरियार का जो जीवन क्या था। ऐसा क्या था कि वो नास्तिक बने? ऐसा क्या था कि वो दक्षिण भारत के राजनीति के ध्रुव केंद्र बने? अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साल था 1929 में 29 में पहली बार पेरियार ने अपने नाम के पीछे लगने वाले सरनेम नायकर को त्याग देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो नास्तिक हुए थे। यह घटना घटी थी साल 1904 में, जब वो काशी यानी कि आज के वाराणसी की यात्रा में आए थे। यहां उन्होंने यह देखा था कि
कैसे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ब्राह्मणों का वर्चस्व देखा था, भीख मांगते हुए, जबरदस्ती टीका लगा दो, पूजा करवाते हुए और धन लूटते हुए लोगों को उन्होंने देखा था, जैसे आमतौर में तीर्थों में होता है। उनकी एक घटना घटी थी, वो बहुत ज्यादा भूखे थे, उनके पास पैसा खत्म हो चुका था। वहां विश्वनाथ मंदिर में भंडारा चलता था, जैसे आज भी चलता है और पहले भी चलता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये भंडारा सभी के लिए उपलब्ध था और पहले यह भंडारा एक विशेष लोगों के लिए उपलब्ध था। यहां पर उस भंडारा का रूल्स था कि गैर ब्राह्मणों को, जो बाहर से आए हुए थे, उनमें से गैर ब्राह्मणों को यह भंडारा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में एक ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं पेरियार, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख से वो तड़प रहे थे, तो उन्हें भूख तो भाई बुझानी पड़ेगी ना, तो उनके लिए उन्होंने एक भेष धारण करते हैं ब्राह्मणों का और उस भंडारे की लाइन में वो लग जाते हैं। ऐसे में वहां का जो दरवान था, जो द्वारपाल था, वो पेरियार को पहचान लेता है उनकी बड़ी बड़ी मूंछों के कारण, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण इस तरह की बड़ी बड़ी मूंछें नहीं रख सकते। ऐसे में वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। ऐसे में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब पेरियार को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो उन्होंने जो दोने जो पत्तल पड़े हुए थे उसमें जो जूठन था उसको खाकर वो अपना पेट भरे थे। यह घटना उनके जीवन में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाई, उनके विचारों में, उनकी सोचों में, और यहां से वो कट्टर नास्तिक और कट्टर ब्राह्मणवाद का विरोधी बन गए थे। रामास्वामी 1919 में अपने सभी व्यवसायों को छोड़कर और सामाजिक पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1919 वही साल था जब पंजाब में अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपते हैं पेरियार कांग्रेस में शामिल क्यों हुए थे, तो वो गांधी जी से प्रभावित होकर, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। और उस समय हर छोटे बड़े तबके के व्यक्ति गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस का सदस्य बन रहा था। ऐसे में पेरियार कैसे अछूते रह जाते। कांग्रेस के सदस्य रहते हुए वो इडोर नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहते हैं। उन्होंने खादी का प्रचार किया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया, ताड़ी दुकानदारों के लिए उन्होंने धरना भी दिया। साल 1921 में असहयोग आंदोलन और शराबबंदी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जिसके कारण वो जेल भी गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। सिर्फ 6 साल में 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। तो उसका कारण था कांग्रेस में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व। पेरियार को ऐसा लगने लगा था कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो दलितों के ऊपर और जो निचले तबके के लोगों की आवाज बनकर उभर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के जो सदस्य थे वो इस बात को इग्नोर कर रहे थे और अपने ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने का एक अलग ही दौर चल रहा था। और जो ब्राह्मण थे उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, ज्यादा उनकी बातों को अहमियत दी जा रही थी। यही सब चीज को देखकर वो कांग्रेस को 1925 में छोड़ देते हैं। पेरियार के कांग्रेस सदस्य रहते हुए एक और घटना घटती है केरल में, जिसे हम बैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यह साल था 1924। अब यह घटना क्या थी मैं आपको बता देता हूं। बैकोम जो है वो केरल का एक शहर है, अब की डेट में शहर है, पहले एक छोटा सा कस्बा था, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो कि जो दलित थे, यानी कि दलित का मतलब है कि SC ST, ठीक है, जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था। यहां तक कि जो रास्ता मंदिर की ओर जाता था उस रास्ते में जाना दलितों के लिए मनाही था। ऐसा करने पर उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत उनके साथ जो एक ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो कर सकते थे वो सब कर सकते थे, जितनी क्रूरता कर सकते थे वो सारी क्रूरता की जाती थी। और उस मंदिर की ओर अगर आप जा रहे हो, उस मंदिर में की ओर जो रास्ता जा रहा है उस ओर आप जा रहे हो, उस रास्ते में चल रहे हो, तो उनके साथ तमाम प्रकार की क्रूरता करते थे। तो इसके विरोध में एक सत्याग्रह होता है और इस सत्याग्रह में उनको आमंत्रित किया जाता है, किसे, पेरियार को। जब पेरियार वहां पहुंचते हैं, आपको यह बता दूं कि गांधी जी भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको मना करते हैं। गांधी जी का सख्त निर्देश था कि गैर हिंदू या गैर केरलावासी इस सत्याग्रह में भाग न लें। आपको एक अच्छी तरह से बता दूं कि गांधी जी कट्टर ब्राह्मणवादी थे, ठीक है, वो कट्टर हिंदू थे। उन्होंने सिर्फ दलितों को एक दिखावा के लिए हरिजन का नाम दिया था, ठीक है, बाकी वो कट्टर ब्राह्मणवादी थे।
और यही कारण था कि पेरियार ठीक गांधी जी के अपोजिट थे। आगे चल के वो गांधी जी की बहुत आलोचना भी करते हैं। तो पेरियार इसमें जब शामिल होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी जो पत्नी थी नागम्मा, वो उस में सक्रिय से भाग लेती है। उनकी जो बहनें होती हैं, जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं और आगे उनको मूवमेंट चलाते हैं। और इस बैककॉम सत्याग्रह में पेरियार को एक उपाधि दी जाती है, और वो उपाधि थी बैककॉम वीरन। अगर आपसे कभी कोई पूछे या कभी एग्जाम में आए या कोई ऐसे पूछे कि पेरियार को बैकोमो वीरन की उपाधि कहां मिली थी, तो वो बैकोरम जो गांव था, जो सत्याग्रह था, वहीं पर उनके नेतृत्व करने के कारण पेरियार को बैकोम वीरन की उपाधि मिली थी। अब बात करते हैं सेल्फ मूवमेंट की, स्वाभिमान आंदोलन। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पेरियार को एक बार स्वाभिमान आंदोलन भी चलाना पड़ा। हालांकि आंदोलन काफी लंबा चला था। ठीक है, तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। रामास्वामी और उनके अनुयायी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए, असमानता को खत्म करने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक स्वाभिमान आंदोलन चलाते हैं, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। इसमें पेरियार ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाए थे। साल 1952 में 52 में इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को एक इंस्टीट्यूट के रूप में, एक संस्था के रूप में पंजीकृत, रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया, जो आज भी ये संस्था है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं इनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्रा भी करते हैं, जिसके कारण इनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। रामास्वामी सेल्फ मूवमेंट को खत्म करके, यानी कि रामास्वामी स्वाभिमान आंदोलन को खत्म करने के बाद, उसमें सक्रिय, उसकी सफलता के बाद वो विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं। उनकी यात्रा 1929 से लेकर 1932 तक चलती है। इस दौरान वो मलेशिया, सिंगापुर, ग्रीक, रसिया जो तब का सोवियत संघ था, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, स्पेन और पुर्तगाल जैसे पश्चिमी देशों का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और वहां वो स्पेशली रूस के, यानी कि तब के सोवियत संघ के साम्यवादी नीति से वो बहुत प्रभावित होते हैं। वो सामाजिक और आर्थिक समानता की वकालत करते हैं। 1932 में वो भारत आ जाते हैं। पेरियार का एक महत्वपूर्ण जो मूवमेंट था वो भाषा को लेकर भी था। हालांकि इससे मैं थोड़ी पेरियार की तुलना में, मतलब उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी उस हिसाब से पेरियार ने ये कहा, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री हूं पेरियार की बातों से, क्योंकि उन्होंने हिंदी का पुरजोर विरोध किया था। अब उन्होंने हिंदी का पुरजोर विरोध क्यों किया था और ऐसा क्या हुआ था? साल 1937 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, और नियुक्त होते हुए वो हिंदी के प्रसार पर बल देते हैं, हिंदी भाषा के प्रचार, हिंदी भाषा में अध्ययन पर वो जोर देते हैं। ऐसे में पेरियार इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, और अपने विरोध में वो कहते हैं कि तमिलों पर जबरदस्ती हिंदी थोपी जाती है। हिंदी भाषा के प्रयोग से उत्तर भारतीय लोग, जो उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, वो तमिलों पर एक दबाव बनाएंगे। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। तमिल की संस्कृति को उससे धूमिल किया जाएगा हिंदी के प्रचार से, हिंदी भाषा के उपयोग से। ऐसे में वो पूरी जोर लगाकर इसका विरोध करते हैं। किसका? हिंदी भाषा का। हालांकि पर्सनल अगर मैं मानूं तो एक राष्ट्रभाषा होनी जरूर चाहिए, और वो हमारी जो 22 भाषा हैं संविधान में जो वर्णित हैं, उनमें से कोई एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषा के कारण हमारी जो विविधता में एकता को मजबूती मिलेगी। अब ये सरकार डिपेंड करे कि भाषा वो किसे बनाए। वैसे भाषा, राष्ट्रीय भाषा अगर जिसे बनाया भी जाएगा, उसका बोलने का, उसको समझने के स्तर व्यापक हो, ऐसी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी की तुलना में तमिल जो है बहुत प्राचीन भाषा है। हिंदी बहुत आधुनिक भाषा है, वो मध्यकाल में आई थी अमीर खुसरो के बाद। ठीक है,
तो चलिए अलग मैटर, इसमें यह बहुत विवाद का भी विषय है कि राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। अभी हम पेरियार पे हैं तो पेरियार की बातें कर लेते हैं। वो हिंदी के विरोध में सबसे मजबूत तर्क ये देते हैं कि अगर हिंदी का प्रसार तमिल में हुआ तो जो तमिल संस्कृति है उसका हास्य हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, अपनी मूलभूत स्वरूप तमिल संस्कृति खो देगी अगर हिंदी का प्रसार हुआ तो। ऐसा पेरियार का मानना था और इसी कारण बहुत पूरी जोर के साथ हिंदी का विरोध हुआ और बाद में सरकार को हिंदी जो अनिवार्य कर दी गई थी उसको उन्होंने वापस लिया था, क्योंकि भाषाई आधार पर यह मामला बहुत उग्र हो चुका था। हिंदी भाषा का विरोध करने के कारण पेरियार को जेल भी जाना पड़ा था। रामास्वामी पेरियार 1938 से 1944 के बीच जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ये जस्टिस पार्टी क्या है, इनकी स्थापना क्या थी और इनका मुख्य स्लोगन क्या था, ये किस क्षेत्र में काम करते थे, इसके बारे में भी चलो जान लेते हैं। जस्टिस पार्टी का जो गठन हुआ था वो साल 1916 में हुआ था और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो जो गैर ब्राह्मणवादी लोग थे उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखना, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना, उनकी भलाई के लिए ढेर सारी एक्टिविटी करना, ब्राह्मण समूह के आर्थिक और गैर राजनीतिक शक्तियों के विरोध करने के लिए दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता संघ, जिसे जस्टिस पार्टी कहते हैं, इसका गठन किया गया था। जो गैर ब्राह्मण समुदाय था उनको न्याय दिलाने का कार्य यह जस्टिस पार्टी करती थी और इस पार्टी की विचारधारा और पेरियार की विचारधारा काफी कुछ एक दूसरों से मिलती हैं। इसी कारण जो पेरियार थे वो इसके सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद ये उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे। दोस्तों ये था पेरियार की कुछ संक्षिप्त जानकारी जो मैंने काफी शॉर्ट में बताया है। दोस्तों पेरियार के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है, आप कमेंट करोगे तो इसकी दूसरा पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि पेरियार की जो हिस्ट्री है और उसको पूरी स्टोरी, उसकी पूरी आइडियोलॉजी है, उसको कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं वीडियो बना भी दूं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का बनेगा, तो उतना तो यार कोई नहीं देखता, आप समझते हो। इसलिए मैं कमेंट करोगे तो पार्ट बाई पार्ट बना दूंगा। नारीवाद, पेरियार का नारीवाद, पेरियार वर्सेस गांधी जी, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताऊंगा। पेरियार वर्सेस हिंदू धर्म, मैंने सिर्फ अभी पेरियार की आपको शुरुआती स्टोरी बताया था। लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कमेंट करना होगा कि आपको पेरियार का सेकेंड पार्ट चाहिए। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो पेरियार सेकेंड लिखकर आप मुझे लिखकर कमेंट करें तो मैं आपको पेरियार का सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को जो पेरियार से संबंधित है उसको मैंने अभी इस वीडियो में छुआ ही नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर इस वीडियो में मैं छूता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।